अगर आप कोर्ट जाएंगे तो ये सब कब ठीक होगा? फिर आपके सामने बचकर निकल जाने के लिए कई नई राहें भी तो होंगी। आप पूछेंगे कैसे? इन सब लोगों का धंधा आपसे सीधे ऑर्डर पाया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ है ना कि सब कुछ अकेला ही वो कर देता। हाँ, छोटे मोटे काम जरूर वो खुद करता है, लेकिन कई बार अलग अलग गहनों की किसी ज्यादा अनुभवी सुनार से बनवा कर देने की प्रथा है। आपने उसे गहने बनाने का ऑर्डर देकर पैसे या पुराने गहने दिए हैं, तो भी आप ये कह नहीं सकते हैं कि अब वो उसके पास ही रहे होंगे। उसे किसी अच्छे अन्य सुनार को देकर इंतजार के लिए कहा होगा। मैंने जो कुछ कहा समझ में आया? वृद्ध ने हंसकर फिर वही कथा कहानी आरंभ कर दी। वहां और एक क्षण के लिए भी खड़ा न हो सका। जिसने पैसे और पुराने गहने दिए थे, उसकी हालत ऐसी हो तो बिना किसी रसीद का मेरा फैसला भला कैसे और कब होगा? अब बेटी की शादी के सिर्फ 9 दिन ही बचे थे। उस दिन 15,000 रुपयों के साथ जया ने कुछ पुराने गहनों को जब मूर्ति के हाथों में सौंपा, तो उसने एक छोटे कागज पर रुपए, गहने का तोला, दाम आदि लिख करके कागज को आगे बढ़ा दिया। मैंने जेब से वो छोटी डायरी निकाली और उसमें ये सब बातें लिख करके वो कागज उसे लौटा दिया था। मैं अब वहां खड़ा नहीं रह सका। न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा, ये सोचकर वहां से चला आया। घर आया तो जया मेरी ही प्रतीक्षा में अहाते में खड़ी थी। उसके पूछने से पहले ही मैंने कहा, जया, मैं शव को देख आया हूँ। बेटा अभी नहीं आया है, वो सभी उसकी ही राह देख रहे हैं। उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से मुझे यही लगा कि हम इस संकट से कैसे मुक्ति पाएंगे, भगवान ही जाने। अरे हम जो मनुष्य कहलाते हैं, कभी कभी इतनी नीचता का व्यवहार करते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना दुख मुझे एक आत्मीय मित्र को खो जाने से हो रहा है या मेरे गहने एक मरे हुए व्यक्ति के हाथ में फंस जाने से हो रहा है। गहनों के कारण उसकी मृत्यु के बारे में दुख का अनुभव व्यक्त करना भी मुझ में संभव नहीं हो पा रहा है। मेरी बात उसकी समझ में कितनी आई पता ही नहीं। उसने मुझसे और प्रश्न नहीं किया, पीड़ा नहीं पहुंचाई, बस एक दीर्घ श्वास लेकर सामने एक खाली सड़क को देखने लगी। वो पूरा दिन एक विचित्र परेशानी में ही बीत गया। बीच बीच में फालतू बातों को आपस में चर्चा करते हुए झूठे साहस का प्रदर्शन किया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि परिस्थिति का सामना कैसे होगा। फिर दूसरे ही क्षण, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा कहते हुए मैं अपने आप को तसल्ली देने लगता। मुझे महसूस होता कि भगवान बड़ा है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसे पागलपन के विश्वास में ही रातें बिताई, पर रात भर नींद नहीं आई। आंखें बंद करने पर अगले दिन की चिंता होती थी। सोचने लगता, कल तो सुबह होगी ही, सुबह होते ही जाकर के माँ बेटे से मिलूंगा। बेटे के बारे में तो मालूम नहीं, मगर हाँ, माँ को मेरी पहचान है। गहने बनाने के दिए थे ये उसे मालूम है, मगर बेटे के मुंह में या ऐसी विषम परिस्थिति में अगर वो कहे कि मुझे मालूम नहीं, तो क्या होगा? ये सोचते ही ऐसी पीड़ा हुई मानो आंतों के बीच में कोई छुरी रख करके घुमाई जा रही है। सुबह हुई। कॉफी पीते समय अचानक एक उपाय सूझा। उसके बेटे के खिलाफ कुछ बोलने के बजाय सबसे पहले मूर्ति के पत्नी से संतावना की 2 बातें करूंगा और बातचीत के दौरान गहनों की चर्चा करूंगा और अपनी परिस्थिति के बारे में बताऊंगा। ये कैसा रहेगा? जया से पूछा तो वो भी मान गई। मूर्ति के बेटे से पीछा छुड़ाना चाहिए, ऐसा सोचकर देर में वहां पहुंचा, लेकिन द्वार पर ही मिला। वो अहाते की दीवार से सटकर दांत मांज रहा था। मुझे देखते ही हाथ से इशारा करके पूछा, क्या है, क्या चाहिए? मैं जय तीर्थ हूँ, आपके पिताजी और मैं कई सालों के दोस्त हैं। शायद आपने मुझे देखा होगा कई बार। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी और पेस्ट के फेन को बगल में थूक करके अपनी मुख पर असहिष्णुता का भाव लाते हुए, वो सब रहने दीजिए, ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। उसके सवाल से लगा कि मानो वो किसी ने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया हो, मगर अपने मन के भाव को छुपाते हुए धीरे से कहा, आपकी माताजी को एक बार देखना चाहता था। अब वो किसी से नहीं मिलती, मिलने की हालत में नहीं है वो। क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे पिताजी मर गए परसों रात? वो जल्दी से फिर से दांतें मांजने लगा। जी हाँ, वो मुझे मालूम है। कल सुबह मैं यहाँ पर आया था, आप आए नहीं थे। लोग आपकी राह भी देख रहे थे। आपके पिताजी की अचानक मौत हुई, ये बहुत दुख की बात है। अभी उनके देहांत की आयु भी नहीं थी। देखिए, ये सब फालतू की बातें अब क्यों? अरे विषय पर आइए ना आप।
ने फिर से फेन थूका। कैसे आरंभ करूं समझ में ही नहीं आया। फिर भी विवश होकर जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मेरी और मूर्ति जी की दोस्ती 20 साल पुरानी थी। इस घर में आने से पहले आप सब विरूपक्ष नगर के पोस्ट ऑफिस के बाजू वाले घर में किराए पर रहते थे। घर के एक हिस्से में आपके पिताजी सोने का काम किया करते थे, अलग से दुकान नहीं थी। तब से उनसे मेरी दोस्ती थी। हर महीने में कई बार उन दोनों जरूर मिलते थे। अरे तो उन सब पुरानी बातों को लेकर के मुझे क्या करना है? ये सब बात कहने के लिए आप मेरे पास आए हैं? बात पर आइए, बात क्या है पहले बताइए, यूं ही सर मत खाइए। उसके चेहरे पर क्रोध की भावना उमड़ पड़ी थी। अब तो बात पर आना ही था, दूसरा मार्ग बचा ही नहीं था। मैंने कहा, देखिए अगले शुक्रवार 23 को मेरी बेटी की शादी है। ठीक 8 दिन पहले मूर्ति जी के हाथों मेरी बेटी की शादी के गहने कुछ बनाने को दिए थे। 4 चूड़ियां, 1 जोड़ी वालियां और 1 जोड़ी अंगूठी है। सब गहनों को उन्होंने तैयार भी किया था। परसों जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने सब गहने दिखाए भी थे। कहा था कि छोटा मोटा काम और पॉलिश करना बाकी है, 2-3 दिन में दे दूंगा। मगर विधि ने ऐसा खेल रचा। अच्छा, तो बात गहनों की है, दोस्ती की नहीं। मुझे तो कल दोपहर से ही ऐसी कहानियां सुननी पड़ रही है ना। मैंने ये गहना बनाने को दिया था, वो बनाने के लिए दिया था। अगर आप सबके दिए हुए गहनों की लिस्ट बनाई जाए तो ज्वेलर्स स्ट्रीट के सारे गहने खरीद कर बांटने पड़ेंगे। दुकान में आपके गहनों की बात तो दूर, थोड़ा सा सोना भी बचा के नहीं रख गया है वो सुअर। वो तो बस एक ही चीज छोड़कर गया है, उस दरिद्र और गंदी बूढ़ी को। खैर ये सब रहने दीजिए और रसीद दिखाइए, देखूं तो जरा आपने क्या क्या बनाने के लिए दिया था। कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया। वो आखिरकार वो इस स्थिति पर आ ही पहुंचा था। अब तक मुझे जिसके बारे में भय था उससे मेरी जीभ की नमी उड़ गई।